बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। अफगानिस्तान में तालिबान का दावा है कि उन्होंने अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर अपना कंट्रोल कायम कर दिया है। ये एक दावा है। ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से इसकी तस्दीक बहरहाल नहीं की जा सकती, लेकिन इतलात यही है कि 120 से ज़ायद अजला पर उनका कब्जा कायम हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि तालिबान अस्करी लिहाज से भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, पेशकदमी कर रहे हैं और साथ साथ में सिफारतकारी भी कर रहे हैं। तालिबान ने रूस का दौरा किया है और रूसी हुक्काम के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो उनको खदशात थे उन्हें दूर करने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि तालिबान ने चूंकि तमाम जो सरहदी अक्सर जो ममालिक के साथ उनके बॉर्डर्स हैं उन चेक पोस्टों पर वो काबिज़ हो चुके हैं, तो उन ममालिक को ये कहा जा रहा है कि आपको इन चेक पोस्टों से कोई तकलीफ नहीं होगी और न ही अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जाएगी। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल तालिबान ने ईरान का भी दौरा किया था और वहां पर भी बातचीत की थी। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अमरीकी अफवाज का इनखिला बहुत तेज़ी से जारी है और जो अगस्त की आखिरी तारीख दी गई है, इस महीने की आखिरी यानी अगस्त की आखिरी जो तारीख दी गई है उस तक ये इनखिला मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। और बहरहाल अमरीकी इनखिला पर यकीनन सवालात उठाए जा रहे हैं कि इतनी उजलत में ये जो फैसला किया गया है इसके बहरहाल खित्ते पर असरात तो होंगे। पाकिस्तान भी इस सूरत हाल के लिए हरदम तैयार है। पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, वो सर जोड़ कर बैठी हुई है कि इस मुमकिन तौर पर जो एक खिला पैदा हो रहा है और जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जिस तेज़ी के साथ तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, कहीं खदशा है और ख़तरात मौजूद हैं कि कहीं खाना जंगी ना हो जाए, सिविल वार ना फूट पड़े, क्योंकि उसके नतीजे में फिर एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स होगा महाजरीन का पाकिस्तान की तरफ भी। और पाकिस्तान जो है गुज़श्ता 40 साल से अफ़गान महाजरीन को उन्होंने मेहमान बनाए रखा। पाकिस्तान की जो मईशत है अब इस बात की वो इजाज़त नहीं देती कि पाकिस्तान मज़ीद इस किस्म का बोझ बर्दाश्त करे, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान ने अपने अफ़गान भाइयों की बहुत खिदमत की है, बहुत मेहमान नवाजी की है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अहम पेशरफ्त गुज़श्ता रात हुई है वो ये हुई है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर रब्ता किया है। तफसील से बात हुई है पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के पस मंज़र में भी बातचीत हुई है। दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्तेफाक का इजहार किया है कि मिलकर चलेंगे और खित्ते में अमन के लिए इकट्ठे काम करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से भी बातचीत हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बहरहाल इस खित्ते में इस इनखिला की शक्ल में ख़तरात मौजूद हैं। रूस को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चीन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आज चीन ने बड़ा खुलकर कहा है कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो अमरीका की वजह से है और अमरीका ही इसका ज़िम्मेदार है। बहरहाल अब इस खित्ते में एक बड़ी सिफारतकारी होनी है और पाकिस्तान ने हर लिहाज से अपने आप को तैयार रखना है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान की हुकूमत ने इंतज़ाम कर रखना है, क्या क्या चीज़ें उनके जहन में होनी चाहिए, इस पर भी बात होगी। लेकिन अब से कुछ अर्सा कबल इस बात की तरफ बार बार हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान भी इशारा कर चुके हैं कि वो हर सूरत में अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुफाहिमत चाहते हैं, एक सियासी हल चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान जो कि अब वज़ीर आज़म हैं, जब वो पहले हुकूमत में नहीं थे तो वो तो रोज़े अव्वल से ये कहा करते थे कि बंदूक इस मसले का हल नहीं है बल्कि मुज़ाकरात ही इस मसले का हल है। और आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ धड़े हैं वो आपस में बातचीत करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अब क्या रुकावटें हैं कि वो बातचीत डेडलॉक का शिकार है। आज से कुछ रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिन खदशात का जिक्र किया वो खदशात ये थे, गवादर में वो तकरीर कर रहे थे, एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमें खदशा ये है कि खाना जंगी ना हो और वहाँ पर फ़रीक़ैन आपस में मिल बैठ कर बातचीत करें और इसका एक सियासी तस्फिया करें। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कि अफ़गानिस्तान में अमन हो और सारी हमारी कोशिशें, हमारी गवर्नमेंट की, मैंने भी ईरान के भी प्रेसिडेंट से बात की कि हम सब जो हमसाए हैं अफ़गानिस्तान के, हम सब कोशिश करें कि वहाँ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वहाँ इंतशार ना हो, वहाँ सिविल वॉर ना हो और एक लंबी सिविल वॉर ना हो। उसका नुकसान ये होगा, अफ़गानिस्तान को तो खैर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और वो आगे 40 साल से उस मुल्क में इंतशार है। तो एक तो वो भी हमारे भाई हैं, उनको नुकसान होगा सिविल वॉर का, लेकिन नेबर्स को भी होगा। रेफ्यूजीज़ के अलावा जो सारी ट्रेडिंग लिंक है हमारी सेंट्रल एशिया से, वो सब मुतासर हो जाएंगी। तो इसलिए ये बड़ा
इस वक्त हमारे पाकिस्तान के लिए हमारी पूरी कोशिश है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि सारे नेबर से बात करें और किसी ना किसी तरह और तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए वहाँ, बजाय ये कि वहाँ ये सिविल वॉर चलती रहे। ये थे वज़ीर आज़म इमरान खान। अब अफगानिस्तान में ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है और मुस्तकबिल क्या है अफगानिस्तान का और ख़ित्ता किस जानिब बढ़ रहा है, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफ़गान उमूर के माहिर जनाब समी यूसुफज़ई। समी यूसुफज़ई साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस गुफ्तगू में। वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं और सीनियर तजियाकार हैं जनाब खान फारूक अली। खान फारूक साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका क्या सोच रहा है, आपसे इस पर बात करेंगे। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब। बहुत शुक्रिया आपका सैयद नज़ीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। समी यूसुफज़ई साहब, आप बताइए सूरत हाल इस वक्त अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो किस हद तक तशवीशनाक हैं। हम देख रहे हैं कि एक तो अस्करी लिहाज से तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो सिफारतकारी भी कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है एक तरह से। तो मेरे ख्याल में अस्करी के हाथ से तो वो आगे जा रही है और तकरीबन अफगानिस्तान के जो सारी जो हमसाए हैं उनके साथ उनके जो बॉर्डर है, कंट्रोल है, वो उनके कंट्रोल में आ गई है। ये मेरा आवाज मुझे आ रही है कहीं से? जी, आप बात करें, हम ठीक कर रहे हैं उसको समी साहब। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान जो है ना वो एक जंगजू मूवमेंट है। सिफारतकारी और डिप्लोमेसी, मेरा ख्याल नहीं कि उनके डिप्लोमेसी से कोई मुतासिर होंगे। वो पहले भी हुकूमत कर चुके हैं और तनहा अफगानिस्तान के हुक्मरान थे, किसी को तालिबान से सरोकार नहीं था। अभी भी वो ईरान जा रही है, रशिया जा रही है, उन ममालिक जा रहे हैं जहां पर जाने से उनको कोई फायदा नहीं होगा। अब तालिबान मेरे ख्याल में उनका ख्याल ये है कि हम अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा करेंगे, बल्कि उनको यकीन है कि वो करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि उसके बाद एक नया दौर शुरू होगा। तालिबान के अंदर इस वक्त नान पश्तून तालिबान है, वो शिमाल की तरफ से आ रहे हैं। जुनूब का जो पश्तून तालिबान है उस इलाकों में इतनी ज्यादा कार्रवाई वगैरह नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि जिस दिन वो काबुल पर कब्जा करेंगे उस दिन अपना तालिबान के अंदर भी एक लड़ाई शुरू होंगी, क्योंकि बिल्कुल मुतयकीन है। दूसरी बात, तालिबान का सारा जो सिस्टम है वो अलग अलग है। वो दुनिया से मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो करते हैं, लेकिन न दुनिया के मानते हैं न किसी नेबर्स की मानते हैं। वो करते वही है जो उनके जहन में है, और उनके जहन में जो खाका है वो मेरे ख्याल नहीं है कि अफगानिस्तान के हमसायों के लिए या अफगानिस्तान के अवाम के लिए या दुनिया के लिए काबिल कबूल हो। और चाइना, रशिया, ये लोग ठीक है, जब अमेरिका अफगानिस्तान में था वो तालिबान के हमलों से खुश हो रहे थे। शायद कुछ लोग पाकिस्तान में भी इससे खुश हो रहे थे कि देखा ना वो अमेरिका को यहाँ से भागने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका भी अब उनका एक पोजीशन है, वो अफगानिस्तान के ऐसे हालात में छोड़ेंगे, यहाँ पर रशिया के लिए भी मसले होंगे, चाइना के लिए भी होंगे, यहाँ पर दाइश भी दोबारा आएंगे, जो दूसरे जहादी ग्रुप से वो भी आएंगे। तो अमेरिका भी अपना एक इंतकाम लेंगे, चूंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक किस्म के तालिबान के साथ रवाबित रखे, चाइना, रशिया और ईरान है। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये जो हमसाया जो या प्राइम मिनिस्टर साहब जो ख्वाब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के थ्रू एक सेंट्रल एशिया तक हमारा एक ट्रेड होगा, चाइना का ट्रेड होगा, मेरे ख्याल में तालिबान जब हुकूमत बनाए तो फिर वही हुकूमत होंगे जिस तरह उनके पहले हुकूमत थे। वही सख्त सजाए, वही सख्त कवानीन। अगर आप देखें, परसों तालिबान के एक अहम रहनुमा से सवाल किया गया, अमीर खान मुत्तकी से, कि अलकायदा के बाबत आपका क्या ख्याल है। वो कह रहे थे कि हम अमेरिका के लिए किसी के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। मतलब ये है कि हम अलकायदा, ये दूसरे लोग जिसके वजह से उनकी हुकूमत कोलैप्स हो गई, उन्होंने कोई इबरत हासिल नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ये बात करते हैं। ये आपने बड़ी इस हालत पे अगर वो अहम बात की तरफ इशारा किया है। तो दुनिया उनको इस तरह रहने नहीं देंगे। अमेरिका उन पर आपका कहने का मतलब ये है समी साहब के, आप समझते हैं कि तालिबान उसी तरह की हुकूमत करेंगे जैसे वो पहले हुकूमत कर रहे थे। इस पे हम दूसरी राय भी लेंगे, लेकिन खान फारूक साहब की तरफ जाएंगे। अमेरिका की बात हुई
खान फारूक साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर रखा था कि हम अमेरिका से इनखिला करेंगे, और ये उनका बड़ा एक फौरी ऐलान था। उन्होंने कहा था कि जी हम फौरी इनखिला करेंगे। तवक्को ये की जा रही थी, और उस वक्त जराए ये कह रहे थे, वहां से खबरें भी आ रही थी कि शायद पेंटागन उनके साथ एक पेज पे नहीं थी इस मामले पे। लेकिन जब हमने देखा कि अमेरिका में हुकूमत तब्दील हुई, जो बाइडन आए, शायद तवक्को की जा रही थी कि वो ऐसा फैसला ना करते, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप वाले फैसले को एक और स्पीड दे दी। क्या वजह है? क्या वहां पे अमेरिकी हल्के कह रहे हैं कि इसकी कोई कोई अंदरूनी दबाव था, या क्या वजूहात कही जा रही हैं? आपका सवाल किससे? खान फारूक साहब, आपसे। जी, दोबारा दोहरा दें, आवाज सही नहीं है आपकी, दोबारा क्वेश्चन कर। जी फारूक साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया था कि अब हमने इनखिला करना है अफगानिस्तान से, जल्दी इनखिला करना है। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि शायद पेंटागन एक सफे पे नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लेकिन अब तो हुकूमत बदल गई, जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा तेजी दिखाई। तो इसकी क्या वजूहात हैं? कोई अंदरूनी दबाव है, कोई अंदरूनी वजूहात हैं, या क्या आप समझते हैं? इसमें अंदरूनी वजूहात तो ये बज़ाहिर बताते हैं, क्योंकि अमेरिकन वॉर स्ट्रेटेजी जो होती है उसके अंदर ये अचानक वाला एलिमेंट हमेशा देखा जाता है, जो मॉडर्न वॉर स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन ने मुआहदे के तहत अफगान हुकूमत को और तालिबान को आपस में मुज़ाकरात के लिए बहुत ज्यादा जोर और हिम्मत दी थी, मगर आखिर में जब अशरफ गनी साहब ने मजीद अफगान कैदी छोड़ने से इनकार करने पर तालिबान की तरफ से भी इस मामले में कोई खास पेशरफ न शो करने की वजह से अचानक का फैसला किया गया। और दूसरी बात यह है कि डिप्लोमैट्स को आज से 3 महीने पहले ये बात का आइडिया था कि अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स जो बगराम एयरफोर्स बेस पे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा रहा है कि एक एक आदमी जो है वो पहले निकल जाए अफगानिस्तान से, क्योंकि पीछे जो है हुकूमत को ये लोग छोड़ देंगे। इसके अंदर एक वजह और भी है कि तालिबान का एक एलिमेंट ऐसा भी है जो चाइना के लिए कंटेनमेंट पॉलिसी के अंदर काम भी आएगा। और इसके अलावा भी एक दो बातें और भी हैं, मगर बज़ाहिर जो चीज सामने आ रही है वो यही है कि अमेरिकन इकोनॉमी पर $1 ट्रिलियन का बोझ, और अपने मुल्क में उनके यहाँ एक पैंडेमिक की सिचुएशन है, ये जाहिरी है। मगर इसके अंदर जो चीजें नजर नहीं आती वो एक तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है जो अचानक आने की और अचानक जाने की है, नंबर 1। कॉन्ट्रैक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए हैं और मीडिया को नहीं पता लगा, मगर कुछ हल्कों को इस बारे में पहले से इत्तलात थी। ठीक है, लेकिन फारूक साहब, ये जो अमेरिका ने वादा कर रखा है कि अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी असिस्टेंस की जाएगी, इक्तिसादी मदद की जाएगी, उनका फौजी लिहाज से उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ फिर अमेरिका ये भी कहता है कि जो अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपनी कोशिशें करें। तो आपको लगता है कि क्या अमेरिका फिर इस वादे को वफा करेगा? जी हाँ, कुछ हद तक उनको करना पड़ेगा, क्योंकि देखें अब अमेरिकन सारे फौजी अफगानिस्तान से नहीं निकले, और फौजी कुछ वहीं पर ही हैं अभी भी, और जो नेटो अफवाज हैं वो भी थोड़े अरसे तक वहां पर मजीद कयाम करेंगी। अब इसके दरमियान में कितनी माली मुआवनत की जाती है, कितनी सियासी मुआवनत की जाती है, और ये वजन जो है पहले की तरह पाकिस्तान के ऊपर पे भी आएगा। और जो नए, मैंने बड़ी हैरत की बात यह है कि नॉर्थ अफगानिस्तान की तरफ से जो मुल्क हैं, तुर्कमेनिस्तान या तुर्कमैन बेल्ट है, वो लोग भी इस वक्त अफगानिस्तान के मामलात में ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं जैसे कि वो पनाह गुज़ीनों के लिए। देखिए 1500 अफगान आर्मी के सोल्जर्स ने नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान में पनाह ली है, तकरीबन 1000 जो हैं वो ताजिकिस्तान में मूव हुए हैं पिछले तकरीबन 6 दिनों के अंदर। तो ये जो सपोर्ट का नुक्ता है अमेरिका की तरफ से वो, और $3 बिलियन का पैकेज भी हमारी नजर से गुजरा है अफगानिस्तान के लिए। अब मसला ये है कि वो किसको मिलेगा। अफगान आर्मी अगर कंट्रोल नहीं करती और पसपाई इख्तियार कर जाती है तो वो तालिबान को तो नहीं देंगे कभी भी। और इसमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है कि कोई मांगेगा उसको मिलेगी, मगर मांगने वाले का जमहूरी अंदाज और इंसानी अंदाज लाजमी है। ठीक है, ठीक है। सर नज़ीर साहब, अब ये जो हम सिफारतकारी की बात कर रहे थे, अब समी साहब का तो ये ख्याल है कि शायद तालिबान उसी तरह से हुकूमत करेंगे जैसे वो पहले करते आएंगे, ऐसी कोई गुंजाइश तो अब मौजूद है ही नहीं वहाँ पे, क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ा अहम सवाल है और बहुत सारे जहनों में, और खुसूसन वेस्टर्न मीडिया और स्पेशली जो गेम स्पॉइलर है उसको इस तरीके से पेश कर रहे हैं। लेकिन हम अगर 96 का तालिबान देखते हैं और फिर उसके बाद 2021 का तालिबान देखते हैं तो बहुत हालात में से वो गुजरे हैं। उन्होंने जंग से भी गुजर रहे थे, साथ साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी वो काफ़ी
इफ़ेक्टिव भी थे और फ़ाल भी थे। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है, यहाँ तक कि रशिया वहाँ पर 2-3 कॉन्फ्रेंसें हुई है और उनके अफ़गानिस्तान के सियासी दलों के साथ उनकी डायरेक्ट बातचीत हुई है। इसके अलावा ईरान के साथ उनके काफ़ी डिप्लोमेटिक रिलेशन, हालांकि 96 में उनके वो रिलेशन उनके साथ नहीं थे, लेकिन अब बहुत बेहतर रिलेशन है। इस तरह चाइना के साथ उरमची की बातचीत, फिर पाकिस्तान में जो मरी प्रासिस हुआ था, इसके अलावा बाकी सेंट्रल एशिया के साथ भी। और मैं ये देखता हूँ कि इसके अलावा तुर्की के साथ या कतर या बाकी अरब ममालिक और इवन अमेरिका के साथ जो उनकी बातचीत चली थी, तो काफ़ी लंबा अरसा और बहुत ज़्यादा उनको डिप्लोमेटिकली एक प्राविस हासिल था कि किस तरीके से अपने मकासद को हासिल करते हैं। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि जो 21 का तालिब है वो क्या सोचता है, 21 का तालिब उस गलतियों को नहीं दोहराएगा जो उन्होंने 96 में किए थे। वो ये था कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से वो बचेंगे। दूसरी बात, वो रिकग्निशन का एक इशू है, उसको एड्रेस करेंगे। तीसरा, जिस इलाकों को फतह कर रहे हैं वहाँ के लोकल सिस्टम को या वहाँ के जो अस्पताल है, वहाँ का स्कूल है, वहाँ पर जो हालात है उसको वो छेड़ते नहीं है। चौथी बात ये है कि वो लोगों को ये तासुर दे रहे हैं कि हम आपको अमन देने आए हैं, आपको मतलब है कि झगड़े से या जंग से बचाने आए। और चौथी बात ये है कि उन्होंने स्पेशली अफ़गानिस्तान को इस तरीके से कंटेन करने की कोशिश की कि मिलिट्री स्ट्रेटजी को और साथ साथ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी को इन लाइन रखा और इन स्टेप रखा। और मैं कहता हूँ इसको और भी अगर इसको सुपर इम्पोज करें कि उन्होंने अमेरिका के विड्रॉल के साथ अपने फतूहात को भी इन स्टेप रखा। एक तरफ पर 90% विड्रॉल हो चुका है और दूसरी तरफ 85% उस पर कब्जा हो चुका है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट कर रही कि तालिब अब 21 का तालिब वो तालिब नहीं है जो 96 का था। अच्छा समी साहब, ये बताइए कि एक तो अफगान जो इंतज़ामिया है इस वक्त, हुकूमत अशरफ गनी की हुकूमत, वो कहाँ पे खड़ी है। फिर अशरफ गनी का आज एक ताज़ा बयान सामने आया है कि जी मैंने तो 2 साल पहले ही डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया को ख़त भी लिखा था कि आप विड्रॉल करें और डिग्निटी के साथ विड्रॉल करें। इस स्टेटमेंट से आपने क्या मुराद ली है? स्टेटमेंट अपनी जगह में ब्रिगेडियर साहब के इन बातों से बिल्कुल मुतफिक नहीं हो। अभी भी शिमालिया अफगानिस्तान के तखार सूबे में, बदख्शान सूबे में कब्जा करके वहाँ पर खवातीन की बहुत बड़ी तादाद दफ्तरों में काम कर रहे थे। तालिबान ने उसको बैन किया है, घर से मत निकलो और बगैर पर्दे के बाहर नहीं निकलो। और ये अभी आपने कभी किसी तालिब का इंटरव्यू देखा है कि उन्होंने कह दिया कि हम तालिबान खवातीन पर दोबारा और का इम्पोज नहीं करेंगे? हमने कई मरतबा तालिबान से पूछा कि क्या पर्दे का क्या एहतमाम होगा, वो कह रहे कि बस फिर देखेंगे। जब उनसे बात करते हैं कि अलकायदा के बाबत आपका क्या ख्याल है, वो कहे जब देखेंगे। दुनिया देख के कोई चीज को नहीं मानते। ये मेरे ख्याल में ये गलत बयानिया तालिबान को पेश कर अपनी तालिबान पर बॉम्बिंग करना, अफगानिस्तान के लिए तालिबान को प्रपोज करना, मेरे ख्याल में वो कोई इतने डबल स्टैंडर्ड कोई और नहीं हो सकते। ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान आ रही है, लेकिन ये भी याद रखो कि तालिबान के आने से सबसे पहला जो मुस्बत असर पड़ेगा वो जहादी मूवमेंट्स पर वर्ल्ड वाइड पड़ेगा। और इसमें टीटीपी इस वक्त भी अफगानिस्तान में 95% तालिबान के इलाकों में है और आपके कहने पर उन्होंने टीटीपी के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया। दूसरा जो अशरफ गनी साहब है, मेरे ख्याल में अशरफ गनी साहब की हुकूमत काफी कमजोर हो चुके हैं, उनके सर्वाइवल नामुमकिन है और मुझे नहीं लगता कि वो 3-4 महीने से ज्यादा अपना कंटिन्यू करेंगे। जाहिर बात है तालिबान एक भरपूर कुव्वत के तौर पर उभर रही है और सबसे बढ़कर उनके जहनों में यह है कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है और अमेरिका की शिकस्त के बाद उनके मोराल जो बहुत बड़ा है। और बदकिस्मती से अफगानिस्तान ने प्रेसिडेंट अशरफ गनी से लेकर लो लेवल तक सब लोगों ने मिस कैलकुलेट किया। उनका ये ख्याल था कि जब तक तालिब रहेंगे, अमेरिका यहाँ पे रहेंगे, अपनी फौज भी रखेंगे और डॉलर भी रखेंगे, लेकिन एकदम अमेरिका निकल गया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की फौज पर, अफगानिस्तान की हुकूमत पर काफी प्रेशर आया। अशरफ गनी साहब बयानात तो देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे नजर यही आ रहे हैं कि तालिबान आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में अमेरिका के निकलने के बाद वो बड़ी शहरों पे हमले करेंगे और मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रेजिस्ट होगा। लेकिन बदकिस्मती से तालिबान की दोबारा आमद
ये कोई अच्छी खबर किसी के लिए भी नहीं है, इसलिए कि तालिबान एक ऐसा फोर्स है जो अपनी मनमानियां करते हैं। अपने गांव से निकलकर वो सोचते हैं कि सारी दुनिया उसी तरह गांव के मुल्लाओं की तरफ सिस्टम चलाए और उसी तरह रहे। ठीक है, वो मैंने सारी कतर को कवर किया है। अमेरिका के उनके साथ मुज़ाकरात हो गए, लेकिन क्या उनसे कोई अफगानियों के लिए कोई कोई फायदे के कोई काम हो गए, कोई सेटलमेंट हो गई, कोई ठीक। कोई पीसफुल प्रोसेस हो गया? नहीं हुआ। अमेरिका तो उनके साथ मुज़ाकरात किया अपनी खुद को निकालने के लिए, वो तो कामयाब हो गई। लेकिन जब वो कह रहे थे कि अमेरिका निकल जाए फिर हमें जंग की जरूरत नहीं, अब अमेरिका निकल रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट कब्जा कर रही है। किस चीज को कब्जा करे? अफगानिस्तान की अपनी जमीन को कब्जा करके वो क्या पैगाम देना चाहते हैं? ठीक है, ये सूरत हाल खान फारूक साहब बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान के लिए भी खदशात पैदा हो रहे हैं। और पाकिस्तान बहरहाल अमेरिका को ये कहता रहा है कि ज़ाहिर है कि अगर वहाँ पे ये सूरत हाल पैदा होगी तो फिर हमारे जो इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ पे खदशात हैं कि एक बार फिर TTP मुतहर्रिक हो सकती है। तो ये खदशात तो हम पहुँचा रहे हैं अमेरिका। अमेरिका इसको देख रहा है आपके ख्याल में? जी सर, 100% देख रहा है, क्योंकि इन लोगों के जो स्टडी है वो यही है कि ये सरजमीन अगर दोबारा पैन इस्लामिज्म की तरफ गई तो, क्योंकि दुनिया सारी की तवज्जो चाइना की तरफ है, तो एक अगला महाज जो है वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी में ये आ सकता है। और हमारे यहाँ भी ये जो लैंड कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान के साथ, उसके बारे में ये जो तालिबान है सोच कभी भी वाजे तौर पे सामने नहीं आई है, ताकि ये कोई आदमी इसको इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। मुमकिन है कि ये ड्यूरिंग लाइन कह देंगे कि ये कोई इलाका नहीं है, और उसके बाद वहां के अजीब गरीब मसाइल पैदा हो जाए। जिम्मेदारी फिर आ जाती है पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर कि वो इस इलाके के अंदर किस तरीके से इंसानों के फायदे के लिए अपनी मदद पेश करते हैं और कौन उनकी मदद को यूज करते हैं। बात है कि ये इलाका, जैसे यूसुफजई साहब ने फरमाया कि अपने ही मुल्क को पता करके कौन सा बड़ा काम कर लिया। हाँ, मसला तो ये होता कि अवाम कहती कि ये लोग आ जाएं और हुकूमत करते, तो इस तरह ये जिम्मेदारी और गड़बड़ जो है ये बहुत फैलने का खतरा है। और इस असरात शुरू है। मीडिया में ब्लैक होने की वजह से खबरें नहीं आ रही, मगर जंग और अफगान पायलट्स को कत्ल करने की खबर कल रही है। 7 पायलट उन्होंने कत्ल किए हैं। तो काम के हिसाब से चल रहा है शक्ल मत से। अब देखें कितना बड़ा मसला। ठीक है, और जो हमारे खदशात हैं इनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है, और इस दौरान हम शुक्रिया अदा करेंगे समी यूसुफजई साहब का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। और खान फारूक अली साहब, आपने हमें वाशिंगटन DC से ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नज़ीर साहब हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज, रेटिंग के गर्दाब में लिपटे तज्जिए और तहलका खेज इंकिशाफात, मसाइल और सियासत के शोर में छुपे खामोश मफादात, अवाम के लिए दिन रात सिर्फ मायूसी ही क्यों। मुआशी तरक्की, हकीकी खुशहाली, सच और मुल्की मफादात पर पड़ी धूल कौन साफ करेगा? कौन बताएगा असल हकायक? कौन दिखाएगा आज का पाकिस्तान?
सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू में हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब रुस्तम शाह महमद। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह महमद साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। शाह साहब, आप फरमाइएगा कि इस वक्त एक सूरत हाल जो डेवलप हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, एक खिला पैदा हो रहा है और जो खित्ते के ममालिक हैं उनकी भी इस पर नज़र है। पाकिस्तान बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है कि अमेरिका ने जो फैसला किया है बहुत उजलत में है, इसके ज़ाहिर है असरात हम पे भी पड़ सकते हैं। क्या किया जाए, कौन सी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, क्या हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए इस वक्त जो सूरत हाल है? देखिए, पहली बात यह है कि माजी में जो गलती हुई है, जो गलती हमसे की है उनको दोहराया न जाए। हमें अफगानिस्तान में किसी फेवरेट की जरूरत नहीं है, हमें अफगानिस्तान में किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान के अंदर है, अफगानों को चाहिए कि उसको खुद रिजॉल्व करें। हमारी नई पॉलिसी होनी चाहिए कि हम उनको ये बताएं कि ऐसे करें या वैसे करें, न वहाँ पे जो हुकूमत बनने वाली है बनेगी उसमें हमारा कोई हाथ। नाज़रीन, आपको बताते चलें मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कराची में जारी है, जहाँ पर ज़ुल्हज के चांद देखने के हवाले से रोयत का ये इजलास मुनक़िद किया गया है। अब्दुल खबीर आज़ाद, चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ। आज माह ज़ुल्हज्जा 1442 हिजरी के चाँद की रोयत का शरीफ फैसला करने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास मेरी ज़ेर सदारत दफ्तर महकमा मौसमियात, मेट कम्प्लेक्स, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, कराची में मुनक्किद हुआ। इजलास में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के जो अरकान शरीक हुए उनके अस्माए गरामी ये हैं: मौलाना हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर, मुफ्ती फ़ज़ल जमील रिज़वी, पीर सैयद शाहिद अली जलानी, मुफ्ती फैसल अहमद, मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी, डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी, अल्लामा सैयद अली करार नकवी, मौलाना असद ज़करिया कासमी, मौलाना यासीन ज़फ़र, मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती, मुफ्ती अली असगर अत्तारी, मुफ्ती कारी महरुल्ला, साहबजादा सैयद हबीबुल्लाह चिश्ती और टेलीफोन लाइन पर मौलाना हाफिज़ फ़ज़ल रहीम अशरफ़ी और अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर मौजूद थे। और राब्ते के फ़राइज़ DG वज़ारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान सैयद मुशाहिद हुसैन खालिद ने, जबकि फ़नी मुआवनत महकमा मौसमियात से चीफ मेट सरदार सरफराज और स्पार्को से ग़ुलाम मुर्तज़ा, वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी।
अरकान ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी कराची कारी मोहम्मद इकबाल, हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी, मौलाना मुफ्ती साबिर हुसैन, कारी नज़ीर अहमद नाइमी ने शिरकत की। इसके अलावा पाकिस्तान भर में जोनल रोयत हिलाल कमेटी के इजलास उनके मुतल्लिका हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुए। मुल्क भर में अक्सर बेशतर इलाकों में मतला साफ रहा और कई इलाकों में अबर आलूद भी रहा और अदब रोयत रही। पाकिस्तान भर में किसी भी मकाम पर चांद नज़र आने की शहादत मसूल नहीं हुई, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम जुल्हज्जा 1442 हिजरी 12 जुलाई बरोज़ पीर को होगी और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह 21 जुलाई बरोज़ बुध को होगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस फ़ैसले को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और पाकिस्तान में हमें यूनिटी के साथ, वहदत के साथ, इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की अमली तस्वीर बना दे अल्लाह ताला। आए हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। नाज़रीन, रोयत हलाल कमेटी का मरकज़ी इजलास कराची में हुआ महकमा मौसमियात के दफ्तर में, जहाँ पर चायन की रोयत के हवाले से ये इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो कि चेयरमैन है मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में मुल्क भर में चाँद की रोयत के कोई शवाहिद नहीं मिले। यकम जुल्हज्जा पीर 12 जुलाई 1442 हिजरी पीर को होगी, जबकि ईद उल अज़हा 21 जुलाई 2021 को होगी पाकिस्तान में। आपको बताते चलें पाकिस्तान में चाँद नज़र आने की कोई शवाहिद नहीं मिले, कोई शहादतें मौसूल नहीं हुई। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया है कि ईद उल अज़हा 21 जुलाई को होगी, जबकि यकम जुल्हज्जा 1442 हिजरी पीर को होगी। ये थी PTV ताज़ा तरीन। से प्लस एयर पावर था, उसके ज़रिए उन्होंने कब्ज़ा किया था। अब वो जो कब्ज़े वाला एलिमेंट था वो उससे उठ गया, तो जो अफ़गान आर्मी थी वो एक्सपोज हो गई ग्राउंड में और उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो पहले उनको बड़ा प्रिसाइज किस्म का सपोर्ट मिलता था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो पेरिफरीज में थे उनकी चौकियाँ वो उन्होंने छोड़ दी है और उन पर एक स्टैटिक मेंटेलिटी आ गई जो आपको फोर्ट्रेस डिफेंस जिसको हम कहते हैं। तो फोर्ट्रेस डिफेंस में आप डिफेंसिव पर होते हैं, ऑफेंसिव पर नहीं रहते। तालिबान ऑफेंसिव पर है इसलिए वो कब्जा कर रहे हैं और ये डिफेंसिव पर है तो इसलिए ये स्क्वीज हो रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात उसमें ये आ जाती है कि तालिबान का मोराल, क्योंकि उन्होंने अब ये समझा है और बल्कि सही समझा है कि पहले तो रशिया को या सोवियत यूनियन को सब ने मिलकर शिकस्त दी थी, अब एलोन तालिबान ने नाटो को और अमेरिका को शिकस्त दी है, तो उनका जो मोराल बूस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है या एसेंडेंसी है, जबकि अफगान फोर्सेस की वो एसेंडेंसी वो नहीं है। तीसरी बात ये आ जाती है कि ठीक है अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने या बाकी ने उनको ट्रेन किया है, लेकिन बात यह आ जाती है कि अफ़गानिस्तान के डायनामिक्स को देख लो कि वहाँ पर कन्वेंशनल वार अलग बात होती है जिसके लिए आप उसको ट्रेन करते हैं और अनकन्वेंशनल या सब कन्वेंशनल वार दूसरी बात हो। तो जो तालिबान है वो सब कन्वेंशनल वार में
बहुत ट्रेन है, बहुत उन्होंने उसमें पहले भी और अब भी, और जो अफगान आर्मी है वो कन्वेंशनल उसमें ट्रेंड है, तो दोनों वो मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये पहलू भी उसमें है कि उनको वो फतूहात मिल रही। ठीक है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, ये अमेरिका जो बार बार ये कह रहा है कि अब ये अफगानिस्तान के पड़ोसियों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो वहाँ पे अमन कायम करें और वहाँ पे कोई फरीकैन को आपस में बिठाएं, यानी उनका इशारा ज़्यादातर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ है, तो फिर क्या करे? चीन है, रूस है, ईरान है, क्या इनको अपना फिर किरदार अदा करना होगा? पाकिस्तान तो पहले ही अमेरिका और तालिबान को मेज़ पे तो बिठा चुका है। पाकिस्तान ने तो नहीं बैठाया, वो कुछ डायनामिक्स ऐसे हैं कि उसको ऐसे उनको बैठना पड़ा, पाकिस्तान का भी उसमें रोल है, लेकिन वो बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया। तालिबान तेहरान में भी हैं, तालिबान इस वक्त मॉस्को में भी हैं, वो रीजनल कंट्रीज के पास जा रहे हैं और उनको वो एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम सीरियस और मीनिंगफुल नेगोशिएशन में इंटरेस्टेड हैं, और वो एक फोकस वो चाहते हैं। उन्होंने कि हम तहरीरी तौर पर भी उनको आगाह करना चाहते हैं कि क्या क्या फार्मूले हमारे सामने हैं, क्या होना चाहिए, लेकिन जो रीजनल नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका इस सारे मामले से इस हद तक ताल्लुक है कि जितना भी आप तालिबान पे दबाव डाल सकते हैं कि वो एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ कोर और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तालिबान के आते हैं वहाँ पे वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने 20 साल जो जंग लड़ी है, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो वहाँ पे जो हालात हैं 20 साल से, और जो गैर मुल्की फौज और अफगान आर्मी की जो वो नुकसानात हुए हैं, उसका ये मकसद नहीं कि वो आप पाकिस्तान, ईरान या चीन को उनसे कहे और अपनी पॉलिसी बदलने, अपनी अप्रोच बदलने, अपने ऑब्जेक्टिव्स बदलने, अपने गोल्स वो बदल डाले, वो नहीं हो सकता, वो कभी नहीं होगा। तो वो जो उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं और जो फंडामेंटल उनकी स्ट्रेटेजी है वो वही रहेगी जिसको तालिबान की शूरा अप्रूव करती है, और मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा इसको जो है फिर इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। ये बात होती रहेगी चाहे जो भी हो, लेकिन असल में सवाल ये है कि सब लोग अमन चाहते हैं, लोग भी अफगानिस्तान के जंग से तंग आ गए, अमन चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान का भी किरदार है, लेकिन खाली पाकिस्तान का नहीं, चीन का भी है, ईरान का भी है, सेंट्रल एशियन का भी है, रशिया का भी है। और आप देखें कि रशिया, चाइना और ईरान तीनों ने तालिबान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए हैं इसी वजह से कि वो तीनों समझते हैं कि दाइश उनके लिए खतरा, और जिस हुकूमत में तालिबान होंगे वही दाइश को कम कर सकती है, उनको ख़त्म कर सकती है। इसलिए ये मुल्क तालिबान से अब आगे उनके साथ रवाबित बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी समझते हैं कि तालिबान जिस हुकूमत में होंगे वही अफगानिस्तान में अमन लाएगी, वही स्टेबिलिटी ला सकती है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो जो है उनकी कारकर्दगी आपको मालूम है, जो वहाँ बेरोजगारी है, जो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जो वहाँ पे ड्रग एडिक्शन है, जो वहाँ पे ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट है, जो वहाँ पे करप्शन है, जो वहाँ पे जो लोग इक़्तिदार में हैं वो जो सब के सब तकरीबन आधे के तो बाहर की सिटीजन हैं, उनकी तो अफगानिस्तान की सिटीजनशिप है ही नहीं, तो उनके तो कोई ज़्यादा स्टेक ही नहीं है। वो तो अगर हवा का रुख बदलता देखेंगे तो वो तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के चल पड़ेंगे। तो एक ऐसी हुकूमत हो जिसको आवाम की भी हिमायत हासिल हो और जो अमन भी कायम कर सके, वही हुकूमत इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी सपोर्ट एक्सेप्टेबल होगी और सबको एक्सेप्टेबल होगी। न सिर्फ ये बल्कि अगर उसमें तालिबान शामिल हों तो उनको अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपने आप को अलाइन करना होगा, क्योंकि इसके बगैर वो अफगानिस्तान का जो बहुत बड़ा जाइगेंटिक रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है वो उसको न इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, न उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसके लिए उनको जो है वो दुनिया के साथ चलना होगा। और यही बात है कि वो तालिबान कहते हैं कि हम एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाएंगे, और भी फैक्शन होंगे जिसमें उज़्बेक भी होंगे, तुर्कमन भी होंगे, ताजिक भी होंगे, हज़ारा भी होंगे, बलोच भी होंगे, मुख्तलिफ पोलिटिकल फैक्शन भी होंगी, तालिबान भी होंगे, तालिबान का रोल हो सकता है ज़्यादा हो उसमें, लेकिन अफगानिस्तान एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत के बगैर अब चल नहीं सकता। ये बात अब सबको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और इसी वजह से तालिबान जो है अब आगे आप देखें कि रूस के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ उनके गहरे रवाबित होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उनके रवाबित हैं,
तो हमें जरा जो रीजनल लैंडस्केप है वो तब्दील होता नजर आ रहा है, और इस तब्दील होते हुए लैंडस्केप में मुस्तकबिल को हमने देखना है। अमेरिका को सिर्फ ये फिक्र है, ये तशवीश है कि $1.5 ट्रिलियन उन्हें लगाए, हजारों लोग उनके काम आए और वो निकल जाते हैं तो आग से बैठ जाएगा। अब चाइना के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो डायमेंशन है इस रीजन में, उसको तो एक कड़वी गोली है, अमेरिका को उसको निगलना होगी। ठीक है, तो वो तो एक हकीकत है। ठीक है, या बदेर और चाइना के तो वहाँ पे इंटरेस्ट है, उनके तो वहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। फिर चाइना का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो CPEC और वन बेल्ट वन रोड, वो भी उस वक्त तक तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन न हो। सैयद नज़ीर साहब, आप ये मौजूदा जो सेटअप है इसमें आप क्या समझते हैं कि जिस तरफ शाह साहब भी इशारा करते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है ये ख्वाब हकीकत में बदल रहा है? और किसके साथ बात हो सकती है? तालिबान ये जो मौजूदा लोग हैं इनमें किसके साथ बैठ के बात कर सकते हैं और मामला आगे बढ़ा सकते हैं? देख लो, जो अब्दुल्ला है, क्योंकि 2 इलेक्शंस लड़े हैं और उसके बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे, और अभी जो रिहेबिलिटेशन फीस काउंसिल का वो चेयरमैन भी है, और जाहिर है कि वो लीड कर रहा है। और उसके साथ जो बाकी है तो वो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स के हैं, यहाँ तक कि लेडीज़ भी उसमें कुछ शामिल है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है, जिस तरीके से रुस्तम शाह साहब ने कहा कि ब्रॉड बेस्ड हो और एथनिक बेस्ड हो, और हुकूमत ऐसे हो जिसमें मतलब है कि जो बाद में उसको इम्प्लीमेंट भी और कंट्रोल भी कर सके, क्योंकि एक वार टर्न कंट्री है, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन की भी बड़ी ज़रूरत है, उसको लेजिटिमेसी की भी बड़ी ज़रूरत है, और उसके लिए नेबरिंग कंट्रीज़ का इंटरेस्ट भी बड़ा ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख कर मेरे ख्याल में कि देख लो, जो ताजिक है वो ताजिकिस्तान की तरफ देखते हैं, उज़्बेक है उज़्बेकिस्तान की तरफ देखते हैं, तुर्कमान है तुर्कमानिस्तान और टर्की की तरफ देखते हैं, जो पख्तून है प्रीडोमिनेंटली 47 या 48% वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। तो इन सब का अगर इंटरेस्ट कन्वर्ज हो जाए कि अफगानिस्तान को स्टेबल, नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए बेहतर है, और जो 2 सुपर पावर्स है, एक चाइना और दूसरा रशिया, उनके लिए भी बेहतर है, तो एक इंटरनेशनल गारंटी भी हो सकती है पीस प्रॉस्पेरिटी की, और साथ साथ रिकन्स्ट्रक्शन की भी हो सकती है, अगर यहाँ पर पुरअमन तरीके से वो किसी फार्मूले पर पहुँच जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि वहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वहाँ वो दाइश हो, TTP हो या बाकी हैं, तो ये तालिबान में ये प्रॉविस मौजूद है कि वो सबसे पहले इन ग्रुप्स को डिसआर्म करते हैं, और डिसआर्ममेंट के बाद फिर जनरल मिनिस्ट्री उनके लिए एक रास्ता है, और जो हार्ड कोर है उसके लिए तो स्कॉर्चर पॉलिसी होगी कि उनके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन तंग हो जाएगी। और अगली बात यह कि ये ख़तरा नेबरिंग कंट्रीज़ को है, तो नेबरिंग कंट्रीज़ पर तालिबान ये वादा किस तरह निभाएंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तब निभाएंगे कि इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और वो सबके हक़ में है, चाइना के भी हक़ में है, पाकिस्तान के भी, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनके भी हक़ में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो अगर ब्रॉड बेस्ड कम्प्रिहेंसिव मल्टी एथनिक गवर्नमेंट हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और वो इसकी प्रोजेक्शन भी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर और उसकी लेजिटिमेसी भी बेहतर होगी। ठीक है, एक और चीज़ की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, वो ये कि कोई बात हुई दरमियान में कि पाकिस्तान कहता है कि उजलत में ये विड्रॉल कर गए। मेरे ख्याल में उजलत में तो नहीं है, ठीक, तकरीबन 14 महीने तो उनको अमेरिका के साथ बातचीत में लगे थे, और फिर अनाउंस भी हो चुका था, और फिर जाहिर है उसके बाद जो इंट्रा अफगान वो भी जारी था। तो हमें रीजनल सतह पर एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पर जाना चाहिए था, ताकि हम ये रीजनल कंट्रीज को अपने साथ रैली कर लेते और एक मुश्तरका फ्रंट बना। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नज़ीर साहब और रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। पाकिस्तान बारहा ये कह चुका है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान को वही हुकूमत काबिल कबूल होगी जो वहाँ के अवाम उसको मुंतखब करें और वहाँ की अवाम की वो नुमाइंदा हुकूमत हो। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक बड़ा दुरुस्त और वाज़ेह मौक़िफ़ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।